हमने पहले देखा है कि जिन परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार करते हैं। उनमें चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। हालांकि हमने ये देखा है कि इनमें से अधिकांश जो परमाणु होते हैं वो मुश्किल से ही चुंबक की तरह व्यवहार कर पाते हैं, यानी वे वास्तव में चुंबकों को केवल बहुत ही हल्का बहुत ही कम बल से आकर्षित कर पाते हैं, और इसे हम अनुचुंबकत्व यानी पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और बहुत ही कम तत्व होते हैं, बहुत ही कम एलिमेंट्स होते हैं जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। तो जब हम आवर्त सारणी में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि केवल 4 ही ऐसे तत्व हैं: आयरन, कोबाल्ट, निकल और गैडोलिनियम। ये ऐसे पदार्थ है जो कि बहुत ही शक्तिशाली चुंबकों की तरह व्यवहार करते हैं। अब इन तत्वों में ऐसा क्या खास है? तो इसे हम लोह चुंबकत्व यानी फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं, और इसका नाम लोहे यानी कि आयरन, जिसे फेरम भी कहते हैं, उसके नाम पर रखा गया है। तो लोह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म। तो अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो तत्व है इनमें क्या खास बात है। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए हम एल्यूमिनियम के एक टुकड़े को देखते हैं। तो एल्यूमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, एक पैरामैग्नेट है, ठीक है। इसमें ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें चुंबकीय आघूर्ण होता है और ये छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार करते हैं। तो अब पहला प्रश्न ये है कि यदि हम एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा लेते हैं तो वो क्यों एक चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता। तो इसे समझने के लिए हमें ये जो पदार्थ है एल्यूमिनियम का, इसमें जितने भी परमाणु हैं उन्हें देखना होगा। तो हम चीज़ों को थोड़ा भी सरल ही रखते हैं और इन्हें आसानी से दर्शाने के लिए हम तीरों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो तीर है ये चुंबक की दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। तो अब यदि आप यहाँ पर देखें तो आप पाएंगे कि सभी जो परमाणु है वे यादृच्छिक रूप से उन्मुक्त है, यानी कि ये जो हर एक परमाणु है जो कि एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, तो इन सभी का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो रद्द हो जाएगा क्योंकि ये सभी यहाँ पर यादृच्छिक रूप से उन्मुख है, ठीक है। लेकिन अब चलिए लोह चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को देखते हैं। तो मान लीजिए हम लोहे की बात करते हैं। तो अब लोहे में आपको क्या दिखेगा? तो अब यहाँ पर क्या अंतर दिख रहा है आपको? तो यहाँ भी आप देखेंगे कि जो परमाणु के समूह है वो यादृच्छिक रूप से उन्मुख है, और परिणाम स्वरूप जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो अभी भी शून्य हो सकता है। तो जब तक ये सभी समूह एक दूसरे के साथ संरेखित नहीं हो जाते, जो लोहा है वो भी एक चुंबक नहीं बन पाएगा। तो लोह चुंबकीय पदार्थों की विशेषता यह है कि ये जो समूह आप देख सकते हैं, हो सकता है कि ये समूहों की संख्या अरबों में हो, ये सभी एक ही दिशा में संरेखित हो सकते हैं। यही लोह चुंबकीय पदार्थों की विशेषता है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण समझने के लिए हमें क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करना पड़ेगा, क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन हम ये इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो अभी तो हम बस इसे ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं, और जब हम क्वांटम यांत्रिकी पढ़ेंगे तब इसे हम और गहराई से समझेंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो छोटे छोटे जो समूह है ये स्वतः ही यहाँ पर इस तरह से संरेखित है, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली खुद ही इस प्रकार से संरेखित है, यानी कि हमें यहाँ पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। और इन छोटे छोटे समूहों को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय डोमेन यानी मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। तो अब ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है और लोह चुंबकीय पदार्थ है यानी पैरामैग्नेट्स और फेरोमैग्नेट्स है, इन दोनों के बीच का ये सबसे बड़ा अंतर है। तो यदि हम दोनों में केवल एक ही परमाणु की बात करें तो वो दोनों एक समान ही लगते हैं, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ भी और लोह चुंबकीय पदार्थ भी। लेकिन जब हम एक बड़े स्तर की बात करते हैं, जब हम कई हजारों करोड़ों परमाणु की बात करते हैं, तब जाकर ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ है और अनुचुंबकीय पदार्थ है उनमें बड़ा अंतर आ जाता है, और वो अंतर है ये जो चुंबकीय डोमेन है वो। अब चलिए ये जो चुंबकीय डोमेन है ये क्या करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करेंगे, ठीक है। तो फिर से चलिए हम पहले अनुचुंबकीय पदार्थों से शुरुआत करते हैं। तो यदि हम यहाँ पर एक विशाल छड़ चुंबक यानी एक बहुत ही बड़ा बार मैग्नेट लेकर आते हैं और ये एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र प्रदान कर रहा है, तो जब इस पदार्थ के बाईं ओर एक बहुत ही शक्तिशाली छड़ चुंबक रखा है, तो ये जो परमाणु है इसके अंदर इनका क्या होगा? तो हमने पहले भी देखा है कि ये जो परमाणु है ये कुछ मुड़ जाएंगे, कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएंगे और ये इस क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेंगे। और ये परमाणु कितना अधिक संरेखित हो पाएंगे ये दो बातों पर निर्भर करेगा। एक तो होगा कि ये जो क्षेत्र है ये कितना शक्तिशाली है, और जो तापमान है वो कितना है। अब मान लीजिए तापमान बहुत अधिक है तो ये बहुत अधिक कंपन करेंगे और शायद ये उतनी आसानी से संरेखित ना हो पाए, तो आपको यहाँ पर एक कमजोर संरेखण मिलेगा।
हालांकि अब ये पहले की तुलना में कम यादृच्छिक है, ठीक है, ये थोड़े बहुत संरेखित हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये अभी काफी कमजोर संरेखण है। और परिणाम स्वरूप ये जो एल्यूमिनियम ये चुंबकित तो हो गया है, ठीक है, ये इसका उत्तर पक्ष है और ये उसका दक्षिण पक्ष है, और परिणाम स्वरूप ये अब चुंबक द्वारा थोड़ा बहुत आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम यहाँ पर एक विशाल छड़ चुंबक रखते हैं और एक बहुत ही शक्तिशाली बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर ये जो परमाणु है ये इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये अकेले इंडिविजुअल परमाणु नहीं है, यहाँ पर हमारे पास पूरे ये डोमेन्स है, ठीक है। तो ये जो डोमेन है, मान लीजिए ये वाला डोमेन, तो ये पूरा शायद दाई और इस प्रकार से मुड़ जाएगा और ये संरेखित हो जाएगा हमारे चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो धीरे धीरे ये जो डोमेन्स है ये इस प्रकार से संरेखित होने लगेंगे, और जब ये सभी डोमेन संरेखित हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये एक काफी शक्तिशाली चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, और परिणाम स्वरूप ये बहुत ही शक्तिशाली आकर्षण दिखाता है। तो बड़ा अंतर यह है कि यहाँ पर ये जो संरेखण है ये बहुत ही कमजोर है, यहाँ पर डोमेन्स नहीं होते, यहाँ पर ये जो क्वांटम यांत्रिकी का प्रभाव है वो उस प्रकार से नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर क्वांटम यांत्रिकी के प्रभाव के कारण डोमेन्स होते हैं और वे तुलनात्मक रूप से अधिक आसानी से संरेखित हो जाते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर ये जो चुंबक था इसे हटा देते हैं, मतलब ये जो हमारी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसे हम यहाँ पर से हटा देते हैं, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो परमाणु होंगे उन्हें इस तरह से संरेखित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये फिर से रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे, ठीक है, यादृच्छिक रूप से इधर उधर ये ओरिएंट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो भी चुंबकत्व प्राप्त किया था वो खत्म हो जाएगा। तो अनुचुंबकत्व जो होता है वो बहुत ही अस्थायी होता है और कमजोर होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो परमाणु है ये बहुत ही अनुशासनहीन है। अब यदि हम इस लौह चुंबकीय पदार्थ के आसपास से ये चुंबक को हटा दें तो क्या होगा, तो ये किस प्रकार का क्रिस्टल है उस पर निर्भर करेगा। तो यदि हम लोहे की बात करें तो लोहे का एक प्रकार ऐसा है जिसमें यदि हम ये जो चुंबक है उसे हटा भी दें तब भी ये सभी संरेखित रहेंगे। तो ये जो पूरा चुंबकीय डोमेन है ये कुछ उसी प्रकार से रहेगा, और हमारे पास एक स्थायी चुंबक यानी एक परमानेंट मैग्नेट होगा। इन क्रिस्टलों को कठोर चुंबक यानी हार्ड मैग्नेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही दृढ़ता से चुंबकित हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और इनके चुंबकत्व को हटाना कम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बिना बाह्य चुंबक के भी ये संरेखित रह सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं यदि हम लोहे को ही ले लें और हम लोहे को गर्म करें, उसको ऊष्मा प्रदान करें, तो उसके जो गुण है वो बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये जो डोमेन्स है, तो यहाँ पर अधिकांश डोमेन जो है वो अलग अलग दिशाओं में संरेखित हो जाएंगे, ठीक है, और आप पाएंगे कि ये जो क्रिस्टल है ये अब अपना जो चुंबकत्व है उसे खो देगा। तो ऐसे लोह चुंबकीय पदार्थ को हम नर्म चुंबक या सॉफ्ट मैग्नेट भी कहते हैं। नर्म से हमारा मतलब यहाँ पर किसी तकिए की तरह नर्म होने से नहीं है, ठीक है, और कठोर का मतलब भी कुछ वो नहीं है, हम यहाँ पर केवल इसे चुंबक के संदर्भ में कह रहे हैं। तो कठोर चुंबक का उपयोग स्थायी चुंबक के रूप में किया जाता है, और जो नर्म चुंबक होते हैं उनका उपयोग वैद्युत चुंबकों के क्रोड के रूप में किया जाता है, उनके कोर के रूप में किया जाता है। इनमें हम ये चाहते हैं कि ये तभी चुंबकत्व को दर्शाए जब इनमें धारा प्रवाहित हो रही हो। तो इनमें क्या होता है, तो इनमें जब हम एक धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्योंकि धारा प्रवाहित होने के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये एक चुंबक बन जाएंगे। लेकिन जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी गायब हो जाएगा, तो उस कारण से ये अब चुंबक नहीं रह पाएंगे, इनका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम इन्हें बनाने के लिए नर्म लोह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग करते हैं। अब अंतिम सवाल यह है कि क्या तापमान से लोह चुंबकीय पदार्थ की जो ये चुंबकत्व है क्या वो प्रवाहित होगा? तो उत्तर है हाँ। तो मान लीजिए हम लोहे की बात करें, तो यदि हम लोहे को इतनी ऊष्मा दें कि उसका तापमान 770 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए, तो ये जो लोहा होगा इसका जो भी ये चुंबकत्व होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लोहा जो है वो अब अनुचुंबकीय यानी एक पैरामैग्नेट बन गया है। और ये जो तापमान जिसके ऊपर ये लोह चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय डोमेन वाला जो ये प्रॉपर्टी उसे खो देता है और एक अनुचुंबक बन जाता है, उसे हम क्यूरी तापमान कहते हैं, ठीक है, उस तापमान को हम क्यूरी तापमान कहते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप इसे पता लगाइएगा कि ये क्यूरी तापमान किसके नाम पर रखा गया है। क्या ये मैरी क्यूरी के नाम पर है या उनके पति पियर क्यूरी के नाम पर है, इसका पता लगाइएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 लोह चुंबकीय तत्व है जिनके क्यूरी तापमान हमने दिए हुए हैं।
तो आप देखेंगे कि जो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, उनके लिए तो क्यूरी तापमान काफ़ी अधिक है, लेकिन जैसे ये गैडोलिनियम है तो शायद आपकी पुस्तक में 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया होगा, लेकिन हमने और भी दूसरे रिसोर्सेज देखे, उनमें ये 20 डिग्री सेल्सियस है। तो गैडोलिनियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे, यानी जो कमरे का तापमान है उस पर अपना जो भी ये लोह चुंबकीय प्रॉपर्टी है उसे खो देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल क्यूरी तापमान के ऊपर ही अपने चुंबकत्व को खोते हैं। लेकिन क्या होता है यदि आप उन्हें क्यूरी तापमान से नीचे वापस ठंडा करते हैं? तो मान लीजिए आप लोहे को 770 डिग्री सेल्सियस से नीचे वापस ठंडा कर देते हैं, तो ये अपने जो चुंबकीय डोमेन है उन्हें फिर से स्वतः प्राप्त कर लेता है, वापस से उसके पास डोमेन्स आ जाते हैं और वो फिर से लोह चुंबकीय पदार्थ बन जाता। तो क्यूरी तापमान के ऊपर ये अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, और जब हम क्यूरी तापमान से नीचे होंगे तो ये फिर से स्वतः डोमेन्स इनमें आ जाएंगे, डोमेन से प्राप्त कर लेंगे और ये लोह चुंबकीय पदार्थ बन जाएंगे। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।